बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, इमिडिकेट फ़िज़िक्स क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ को। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ को जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये किस चीज़ से मुताल्लिक़ है। तो बेटा यहाँ पर लिखिए, दिस इज़ अबाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स, अबाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो फर्स्ट लॉ जो था वो था एब्सेंस ऑफ फोर्स से मुतालिक, और ये वाला जो है दिस इज़ अबाउट प्रेजेंस ऑफ फोर्स, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या होगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर ये प्रेजेंस ऑफ फोर्स से मुतालिक है तो इससे ये भी हमें पता चला दैट इट डिफाइंस फोर्स। ये क्या करता है? ये फोर्स को डिफाइन करता है एक्चुअली। सो इट डिफाइंस फोर्स। ये फोर्स को क्या करता है? डिफाइन करता है कि फोर्स हमारे पास क्या है, कितना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। जिसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, लेट्स से ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास क्या है, m है। अगर इसके ऊपर न्यूटन ने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगी, कोई नेट फोर्स एक्ट करेगी, तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये एक्सेलरेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसको अभी हम देखेंगे। तो न्यूटन ने कहा था कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1। इसी तरह से जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास क्या होगी? एक्सेलरेशन कम होगी। यानी कि फोर्स के साथ इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है और मास के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, F/m। अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में। तो अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो आप लोग जानते हो, अगर प्रोपोर्शनलिटी को मैंने रिप्लेस करना है तो यहाँ पर इसकी जगह मैं एक इक्वल साइन लगाऊंगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, A = K × F/m। अब ये k की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा याद रखिए, किसी भी लॉ में जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसकी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये बात हमें पता चलती है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट k है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। तो देखिए, k की जगह अगर हम 1 लगाएंगे सो A = F/m, इस तरह भी सही है। और अगर मैं इसको फोर्स के लिए लिखना चाहूँ सो F = ma, मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम डबल करें और मास हमारे पास वही कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन में कितना इंक्रीज़ आएगा? तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो और मास को हम डबल कर लें तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो फिर एक्सेलरेशन हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे। अच्छा, यहाँ पर अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको गलत जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जब हम डायरेक्टली इसको देखते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है और मास भी है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है, किस चीज़ के दरमियान में हमें रिलेशन देता है न्यूटन सेकंड लॉ को। तो वो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है, मास भी है, और वो ऑप्शंस भी हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। अगर यहाँ पर मैं MCQ लिखूँ
वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर लिखिए MCQ, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट डैश एंड डैश। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को क्या है वो रिलेट करती है। तो जो आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से गिवन होते हैं, एक्सेलरेशन एंड मास। ठीक है, अच्छा फोर्स एंड मास। अच्छा सी जो होता है वो एक्सेलरेशन एंड फोर्स का होता है, और डी जो होता है वो ऑल ऑफ देम होता है। तो स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये तो सब क्वांटिटीज़ को ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तो वो ऑल ऑफ देम कर देते हैं। लेकिन बेटा याद रखिए, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन और फोर्स को डिफाइन रिलेट करती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा। तो आप लोगों ने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स से मुतालिक। तो फोर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये हमारे पास किसी बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करती है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। इसी तरह से किसी बॉडी के मोशन को स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। दूसरे अल्फाज में हमारे पास फोर्स जो है वो एक एजेंट है जो कि किसी बॉडी की मोमेंटम को चेंज करता है, या अगर मैं आसान अल्फाज में और बेहतर अल्फाज में कहूँ तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी बॉडी की लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। तो इन टर्म्स में इंशाल्लाह हम 2-3 लेक्चर्स के बाद इसको समझेंगे। फोर्स को, न्यूटन सेकंड लॉ को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि अभी आप लोगों ने मोमेंटम का टॉपिक यहाँ पर पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं उस चीज़ को अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे इंशाल्लाह हम मोमेंटम टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर मैं वो भी आप लोगों को समझाऊँगा। अच्छा यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें कि फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा 1 न्यूटन का फोर्स हमारे पास कितना होगा, तो यह इक्वेशन से आप लोग आसानी के साथ कह सकते हो कि 1 न्यूटन जो है वो फोर्स हमारे पास कितना होगा। अगर बॉडी का मास हमारे पास 1 किलोग्राम है और बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो, तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास कितनी होगी, वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। और ये जो यूनिट है तो ये SI यूनिट है फोर्स का। ठीक है, कौन सा है, SI यूनिट है। अगर आप लोग CGS सिस्टम में इसका यूनिट देखना चाहो, आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग CGS सिस्टम में इसकी यूनिट को देखना चाहो तो CGS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास कहलाता है डाइन। क्या कहलाता है, डाइन। अब ये डाइन हमारे पास क्या चीज़ है, नाम भी काफ़ी डेंजरस सा लग रहा है। तो 1 डाइन का जो फोर्स होगा वो असल में अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसका मास 1 ग्राम है, कितना है, 1 ग्राम है, और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि 1 डाइन फोर्स कितना होगा। अगर 1 ग्राम बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो 1 डाइन के बराबर होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी याद रखना है, इस चीज़ को भी याद रखना है, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि 1 न्यूटन के अंदर हमारे पास कितने डाइन्स हो सकते हैं। तो बेटा याद रखिए 1 न्यूटन का जो फोर्स होता है वो हमारे पास होता है 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा इसके बाद हमने देखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला कौन सा होगा। तो बेटा देखिए
फोर्स को यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा कि उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है, और 1 न्यूटन हमारे पास बराबर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। अगर मैं इसका डायमेंशन निकालना चाहूँ तो किलोग्राम चूँकि मास का यूनिट है तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, मीटर चूँकि लेंथ का यूनिट है तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल L, सेकंड चूँकि टाइम का यूनिट है तो यहाँ पर आ जाएगा T और उसका -2। सो MLT -2 जो है वो हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पर आप लोग जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई नहीं कर सकोगे? तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास हमारे पास m है, और इसके ऊपर आप लोग फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आप जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। अगर आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर मज़ीद डिस्कशन या डिटेल देखना हो तो मैंने पिछले साल न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर तकरीबन 3 लेक्चर्स अपलोड की है। कनेक्टेड बॉडीज़ के हवाले से भी मैंने डिस्कशन की है, कुछ MCQs भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप लोग वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूँगा, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।